हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया एवं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो सीधे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पर। यह है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उनके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। रेणुका इन तस्वीरों में रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती है। ऊपर जो चित्र दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है, इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से है। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारे ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर सब समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देख रेख करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2, यानी एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में पढ़ना है और दूसरा उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यानी अमेजन बेसिन में जीवन। यानी अमेजन नदी के जो बेसिन क्षेत्र है, जो उसके जो आसपास के क्षेत्र है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। यानी चूँकि अमेजन नदी और अमेजन बेसिन विषुवतरेखीय क्षेत्रों में पड़ते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं, अतः उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें 6.2। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भागों में भूमध्य रेखीय प्रदेश भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। तो 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री
उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के बीच यह है इक्वेटर, और 10 डिग्री इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से उत्तर का जो है उत्तरी क्षेत्र हुआ, दक्षिण का जो है दक्षिण क्षेत्र हुआ। तो 10 डिग्री उत्तर यानी यहाँ से इतना उत्तर से लेकर 10 डिग्री उत्तर से लेकर दक्षिण का क्षेत्र है, यानी 10 डिग्री दक्षिण तक, यानी 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो फैलाव है वह विषुवतरेखीय प्रदेश है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह विषुवतरेखीय प्रदेश पड़ता है, और उसी में यह अमेजन बेसिन या अमेजन नदी घाटी का जो क्षेत्र है वह इसी में अवस्थित है। यह जो घाटी का क्षेत्र है यही अमेजन बेसिन है। तो चूँकि यह विषुवतरेखीय क्षेत्र में पड़ता है इसलिए यह यानी अमेजन बेसिन जो है वह विषुवतरेखीय क्षेत्र में पड़ने वाले बेसिन है, नदी घाटी क्षेत्र है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में आंध्र महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। दिया हुआ है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। इम्पोर्टेंट हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो परीक्षा में आता है। मुहाना किसे कहते हैं इसे याद रखना है। जब कोई नदी किसी दूसरे यानी विशाल जलराशि वाले क्षेत्रों में मिलती है तो उसे मुहाना कहते हैं। जैसे गंगा नदी मिलती है जाकर बंगाली खाड़ी में, तो वहाँ जिस जगह पर वह मिलेगी बंगाली खाड़ी में वह उसका मुहाना हुआ। तो इसी प्रकार और भी नदियों का अपना सबका अलग अलग मुहाना होता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? तो ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो किसी बड़े नदियों में जाकर मिल जाती है तो वह छोटी नदियाँ बड़े नदियाँ का सहायक नदियाँ कहलाती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, उसके बाद क्या है, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अववाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन प्रदेशों के नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आप लोगों को इसके बारे में जान लेना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है बॉक्स में, जब स्पेन के अन्वेषक ने इस नदी की खोज की यानी अमेजन नदी की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में आमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला देती है। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो वहाँ के जो अमेजोन्स नामक महिला योद्धा थी या महिला योद्धाओं का जो समूह था जिसे अमेजन यानी अमेजोन्स उसका नाम है, यानी उस योद्धा का समूह को अमेजोन्स कहते हैं। तो उसी के नाम पर इस नदी का नाम अमेजन पड़ा है।
यहाँ दिया हुआ है सहायक नदियाँ, जिसके बारे में हम कह चुके हैं आगे। यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन के सभी जो एस्पेक्ट है उसके बारे में पढ़ना है, यानी सभी जो उसके भाग है, जो यानी जलवायु, इनके जलवायु, इसके अलावे वहाँ के वन के बारे में, उसके बाद वहाँ के निवासी के बारे में, और उनका जो प्रमुख व्यवसाय है उन सबों के बारे में, वहाँ मिलने वाले जो प्रमुख जीव जंतु है उन सब के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके जलवायु पर। जलवायु, जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु मिलती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। यह शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। यानी इस क्षेत्र की जलवायु जो है काफ़ी यानी गर्म और नम है, यानी गर्म और नमी युक्त, जलवाष्प युक्त होता है। और रात और दिन के जो मौसम है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा बहुत तापमान गिर जाता है रात में, लेकिन आर्द्रता तो बनी ही रहती है। और उससे क्या होता है, अधिक आर्द्र वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ अधिक पसीना निकलेगा और अधिक चिपचिपाहट महसूस होगा। और वर्षा तो प्रतिदिन होती रहती है। यहाँ दिया हुआ है अमेजन वन का यह क्षेत्र दिया हुआ है, यानी यह चित्र दिया हुआ है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 14.3, यहाँ हम पहले कह चुके हैं कि यह वर्षा अमेजन वन का क्षेत्र है। कितना घना वन है। वन इतने घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमी लायड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन
प्रदेश इन बेसिन में निवास करते हैं। मांस मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों के भी विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन बेसिन में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ दिया हुआ है ब्रोमीलाइड, एक विशेष प्रकार का पौधा जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसी प्राणी इस जल के पैकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। आगे इसमें है कि वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपिओका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मुलाका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। इनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्रों में बसाना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है वनों का क्रमिक विनाश। इसमें दिया हुआ है कि देख रहे हैं कि वन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें जो है ये पूरा क्षेत्र कट चुका है और इतना ही बचा हुआ है। जिसमें जो पूरा क्षेत्र है
इसमें पूरा कट गया है, इतना ही बचा हुआ है, और इसमें भी और यहाँ से और कट गया है और थोड़ा बचा हुआ है। तो दिन प्रतिदिन जो है वनों का ह्रास होते जा रहा है, जो मानवता के विकास के लिए, मानवता के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही खतरनाक है। वन जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। वन से ही वर्षा होती है, और वन या वृक्ष जो है वह हमारा साथी है, क्योंकि वनों से ही हम बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जिसे हम प्राप्त करते हैं और हमारा जीवन चलते रहता है। अतः वन का होना बहुत जरूरी है। इधर दिया हुआ है कुछ बॉक्स में कर्तन एवं दहन की पद्धति। किसान पहले, यानी कर्तन और दहन पद्धति क्या है? तो किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इन टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए दूसरे स्थानों पर फिर उसी तरह का सेम प्रोसेस किया जाता है। उसको काटते हैं, उसको साफ करते हैं, और उसके बाद जो है वह ये साफ करते हैं। इस बीच पुराने खेतों के छोटे छोटे वृक्ष, यानी जो पुराने खेत जिसको छोड़ दिया जाता है, उस पर फिर छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़ों को पुनः जोत सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यानी संक्षेप में हमारा जो उष्ण कटिबंधीय या उष्ण या विषुवत जो प्रदेश है, यानी अमेजन बेसिन, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लिए हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है उपोष्ण क्षेत्र, जिसमें हम गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी या उसके जो बेसिन क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक। आगे के जो उपोष्ण प्रदेश है उसका अध्ययन करने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपको यहीं छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ से मिलने वाले जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।